हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। पुरानी वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की। देखिए इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस होता क्या है, कहाँ से आता है रेजिस्टेंस, ये सब हम बात करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होना चाहता है तो होता क्या है कि उस वायर में करंट को फ्लो नहीं होने दिया जाता, कुछ अपोजिशन मिलती है। क्या अपोजिशन मिलती है, क्या रुकावट आती है, कहाँ से रुकावट आती है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को समझने के लिए कॉपर वायर को कंसीडर करें। एक कॉपर वायर बना लेते हैं, दिस इज अ कॉपर वायर। आपको पता है कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कॉपर वायर में तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। चार्ज अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स लगाए, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है बेटे, करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट कंसीडर की है। तो करंट अगर आपसे पूछे करंट की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, व्हिच इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन गोस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अच्छा अभी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कौन अपोज कर रहा है, रुकावट कैसे पैदा हो रही है, तो उसके बारे में सीखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, इसके बारे में बात करें तो ये कॉपर जो आपके पास वायर है इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम हैं। आपको पता है कॉपर के आउटरमोस्ट शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि अगर ये कॉपर का एटम है, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस होगा, कॉपर के दो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री कंसीडर किए जाएंगे। फ्री कंसीडर करते हैं तो इनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से काफी ज्यादा कम होती है, इतनी कम है कि इसको हम ऑलमोस्ट मान लेते हैं फ्री है। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री माना तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कर्नल्स क्रिएट हो जाता है कॉपर का, जिसको हम बोल देते हैं Cu2 पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव कर्नल्स, पॉजिटिव कर्नल। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव प्लस साइन, पॉजिटिव कर्नल्स। ठीक है, इसको आयन नहीं बोलते। Cu2 पॉजिटिव आयन जनरली पूछते हैं तो आप बोलते थे कॉपर का आयन है, लेकिन आयंस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। तो ये क्या है बेटे, पॉजिटिव कर्नल्स हैं। तो यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन आप फ्री कंसीडर कर रहे हैं तो इन दो इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक कॉपर का फ्री, एक कॉपर का यहाँ पर पॉजिटिव कर्नल्स मिलेगा। ये जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉपर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहते हैं, आपको पता है पॉजिटिव कर्नल्स हैवी हैं इलेक्ट्रॉन से, तो बीच में रुकावट आती है। ठीक है, इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। सबसे पहले रेजिस्टेंस को हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, आप साथ साथ लिखते रहें, अपने नोट्स मेंटेन करें। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इट इज द opposition to flow of current, opposition to flow of current। ठीक है, करंट फ्लो होना चाहता है, करंट फ्लो होने में अपोजिशन आ रही है, रुकावट आ रही है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। क्यों आती है, कोई पूछे तो उसको आप समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी है कॉपर में, कॉपर वायर में या किसी भी कंडक्टर में, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कर्नल्स भी होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी होते हैं, और ये पॉजिटिव कर्नल्स इन इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कर्नल्स है। देखिए अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता था तो एक कांस्टेंट आता था, दैट कांस्टेंट वाज रेजिस्टेंस। V is equal to IR, दिस इज द ओम्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहां से रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है,
V अपॉन I। तो अगर बेसिक फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस का देखें तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पीयर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो आपसे पूछ लिया जाता है 1 ओम को डिफाइन करें। डेफिनेशन वैसे ही है जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। 1 ओम किसके इक्वल होगा? अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा रहा है तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 1 वोल्ट का और इसमें करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पीयर का, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? 1 ओम। तो यहाँ पर 1 ओम की डेफिनेशन लिख देते हैं 1 ओम। तो ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है तो लिखते हैं रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस को 1 ओम कब बोला जाएगा? रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस makes flow of 1 ampere ampere current। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस के कंडक्टर को 1 ओम का बोलेंगे अगर उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और करंट उसमें कितना जा रहा है? उसमें 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए रेजिस्टेंस हमने सीख लिया, ये रेजिस्टेंस के कारण वायर हीट अप हो जाती है, इसी रेजिस्टेंस के कारण जो आपका बल्ब का फिलामेंट है ग्लो कर जाता है, इसी रेजिस्टेंस के कारण मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो रोटेट कर जाती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में आपने सीखा, आप इनको साथ साथ नोट करते जाएं। रेजिस्टेंस डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखिए पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वायर की लेंथ के साथ वायर का मोटाई कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर के बाद जो लास्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। वायर का जो भी आपके पास मटेरियल है उसका नेचर क्या है, क्या वो सिल्वर चांदी का बना है या वो गोल्ड की वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है, कॉपर की वायर है। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लास्ट वन इज द नेचर ऑफ कंडक्टर। कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ रेजिस्टर, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इस तरीके से याद रखना। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, एक एक करके नोट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतनी ज्यादा आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। छोटी वायर रुकावट कम, रेजिस्टेंस कम, बड़ी वायर रुकावट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब लेंथ ऑफ कंडक्टर बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए जो आपके पास जो पावर बैंक्स आते हैं उसमें छोटी वायर अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा वायर के लेंथ के बढ़ने के कारण तो आपका एनर्जी वेस्ट होती है, रुकावट जब आ जाती है तो एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो लेंथ अगर आपकी किसी कंडक्टर की ज्यादा है
तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो बड़ी वायर है, अगर लेंथ बड़ी है, वायर की लेंथ बड़ी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं मान जाएगा। याद रखना, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है रुकावट उतनी ज्यादा होती है, और उतना अच्छा कंडक्टर उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। अपोजिट भी सही है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बोलना सही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है मोटाई, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मोटी वायर होगी तो करंट इजीली फ्लो करेगा। आपको पता है एसी में जो वायर लगती है, एयर कंडीशन जो आपके घर में लगाया जाता है, उसमें वायर मोटी लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी मोटी वायर होती है उतना रेजिस्टेंस कम होता है और उतना इजीली करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो मोटी वायर, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं 1 एंड सेकंड, इफ यू कंबाइन दिस टू, रेजिस्टेंस है वो लेंथ यहां पर लिख देते हैं, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो एक अच्छा कंडक्टर कौन होगा, जो छोटा है लेंथ में और एरिया में मोटा है, ठीक है। तो आपकी थिक वायर एंड स्मॉल वायर इज बेटर कंडक्टर, थिन के मुकाबले में पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, तभी अच्छी कंडक्टर मानी जाएगी। लेंथ की बात करें तो छोटी वायर अच्छी कंडक्टर मानी जाएगी, बड़ी वायर को अच्छी कंडक्टर नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक लंबा रास्ता तय करना है, यानी लंबा रास्ता चल के जाना है, तो ऑब्वियसली रुकावटें ज्यादा आती है, छोटे रास्ते में रुकावटें कम आती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन छोटी वायर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसलिए उनको कम रुकावट आती है, डिस्टेंस कम उनको ऑफर होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू, देखो L ऊपर है, एरिया नीचे है, तो L अपॉन A। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अगेन रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते थे, और दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।